हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज का सेशन होने वाला है वेडनेसडे वाली हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट, यानी कुछ बातें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए इस बैच में जब हम जा रहे हैं। तो कुछ कैलकुलेशन के आइडियाज, कुछ बेसिक टर्म्स ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो आइए उन्हीं की बात आज करते हैं। हम शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले मोल क्या होता है। मोल के बारे में हम जनरल एक आइडिया जानते हैं कि इसका मतलब होता है ये एक यूनिट है, और 6.022 की पावर 23 पार्टिकल अगर होंगे तो ये 1 मोल है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मोल एक्चुअली क्या है? एनीथिंग, एनी नंबर विच इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, भैया आयंस और एनी अदर पार्टिकल which is equal to number of carbon 12 atoms in 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन 12 ले लिया है जी, और उसमें जितने एटम्स हैं इस नंबर के बराबर जो चीज है वो 1 मोल है। और एवोगैड्रो साहब ने ये हमारा विचार जो था वो दिया था, ये नंबर दिया था, इसलिए इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। और ये नंबर आता है जी 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी एंटिटीज अगर होंगी तो ये 1 मोल के बराबर है, ये ध्यान रखना भाई। सिंपल, जैसे हम कहते हैं ना कि यार एक डजन केले में 12 होने चाहिए, या एक डजन में 12 आइटम होने चाहिए, वैसे ही 1 मोल में 6.022 10⁻23 एंटिटीज होनी चाहिए। और ये इस हिसाब से हमने बनाया है। अब यहां से बच्चों, काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया ये एएमयू क्या है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसी को यू भी कहते हैं, यू मतलब यूनिफाइड मास। कार्बन 12 को बेस बना के आयुपैक ने भी बोला कि भाई इसी के हिसाब से चलेंगे। तो ये क्या होता है भैया, 1/12। एएमयू क्या है, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखो कितना बढ़िया मजा है, तो ठीक चलता हुआ, हाँ जी, देखो कितना बढ़िया मजा है। पहले तो मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 देखते हैं। भाई हमें पता है मोलर मास हमने देख लिया 12 ग्राम, और उसमें कितने हमारे एटम्स हो गए। तो भैया 1 एटम कितना हो जाएगा, ज्ञान की बात तो ये है 12/6.022 इंटू 10⁻23। इतने ग्राम हो जाएगा जी 1 एटम। अब ये लगा लो लगभग लगभग 1.99 इंटू 10 की पावर, देखो ये ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त, तो ये माइनस, देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं, 23 ग्राम हो गया है। ये हमारा क्या है बेटा, एक एटम का मास। हमने क्या बोला, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इसका भी 1/12 करेंगे, 1.992 ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 AMU आता है बच्चों। हाँ, अब जरा कमाल की बात सोचो, बड़े ध्यान से देखना। 6.022 इंटू 10⁻23, ये बेसिक समझ में आना चाहिए। इतने एटम जो हैं कार्बन के वो 12 ग्राम हो गए। 1 एटम कितना हो गया बेटा, 12/6.022 इंटू 10⁻23। इसका 1/12 लेंगे आप, तब आएगा 1 AMU, है ना जी। तो 1 AMU इज इक्वल टू, ये तो कट गया ना बेटा, इतने ग्राम ही तो हो गया। कमाल की बात तो ये है, ध्यान से देखो मेरे दोस्त। तो यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, वेयर Na is nothing but Avogadro's नंबर।
ये बातें दिमाग में चिपक जानी चाहिए, ये ना हो हम कैलकुलेशन क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करा रहे हैं और आपके धुएं निकल रहे हैं। क्योंकि लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड वर्जन में तो आएगा, लाइव आऊंगा 15 डेज में एक बार, लेकिन लेक्चर तो रिकॉर्डेड है। अब क्वेश्चन हो गया, भाई साहब उड़ गए, ये एएमयू क्या बोल दिया सर ने, है ना, कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात तो नहीं कर रहे हैं, नहीं भैया, ये एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है। एंड इस तरह आती है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो जब ये करोगे तो यही तो आया, बड़ा आनंद आया। तो 1 एएमयू इसके बराबर हो गया। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात करते हैं, अब उनके वेट कैसे निकलेंगे। नाइट्रोजन इस 1 एएमयू की जब बात करते हैं तो इससे 14 टाइम्स हैवी है। तो नाइट्रोजन का जो मास आ रहा है वो 14 एएमयू आ रहा है। यानी देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, एक फील क्या लाएंगे इसके अंदर। भाई हम एक ऐसे प्लानेट पे कहीं चले गए जहां पर अब हमें वेट करने के लिए कोई वो वेइंग मशीन तो है नहीं। हर प्लानेट में आप जानते हो ग्रेविटी का भी डिफरेंट इम्पैक्ट है, तो अलग अलग ही आएगा, लेकिन वेइंग मशीन भी नहीं है क्योंकि सिस्टम ही चेंज हो गया। तो सबसे हल्के प्राणी को ले लोगे और उसके कंपैरिजन में देखोगे कितने मल्टीपल टाइम हैवी हो। जैसे मान लो एक बहुत ही पतला बच्चा है, उसका नाम है मान लीजिए कुछ भी ए है, और मैं उससे, वो 10 किलो के आसपास है, मैं 100 किलो हूँ, तो मैं 10A हो जाऊंगा। तो हम मल्टीपल देख रहे हैं एक ऐसी यूनिट बना के कि कितने मल्टीपल ऑफ दैट यूनिट है। उसी प्रकार हमने 1/12 ऑफ कार्बन 12 के एक एटम के मास को लिया है, उसे 1 एएमयू कहा है। सेम इसी पैटर्न में जितने टाइम हैवी हो जाओगे वही एएमयू में उसके एटम का मास होगा। तो नाइट्रोजन के एटम का मास 14 एएमयू हो गया। अब आपको 1 मोल में निकालना है तो कैसे निकालोगे, अभी देख लेते हैं भैया। हमें ये मालूम है 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, ग्राम में ये मतलब होता है। तो अगर मैं नाइट्रोजन के एक एटम के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 14 AMU था, 1 MU उसके बराबर है, तो 14/Na ग्राम। और अगर मैं बात कर लूं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की ऑफ नाइट्रोजन, यानी Na ऑफ नाइट्रोजन, तो बेटा 14/Na इंटू Na से Na गया कट, 14 ग्राम, तो मोलर मास आ गया 14। तो ये रिलेशन है एएमयू का और ग्राम का। इस तरीके से सर एक एग्जांपल और, ऑक्सीजन भी ले ले भाई फिर। सो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16 टाइम हैवियर देन 1 एएमयू। तो अब यहां देखें तो ये 16 एएमयू में आ गया, इसका मास हमने ले लिया। अब ग्राम में निकालना हो तो क्या करेंगे गुरु, अब भैया 1 एएमयू कितना होता है सर, 1/Na ग्राम। अच्छा जी, तो 16 एएमयू क्या होगा। अरे सर गजब की बात कर रहे हो यार, ये तो क्वेश्चन हुआ हम जैसे चैंपियन बच्चों से पूछने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, जज्बाती क्यों हो रहे। तो 1 एटम का इतना, तो Na एटम का कितना भैया, 16/Na इंटू Na ग्राम। लो जी, चक दे फटे, 16 ग्राम आ गए। इस तरह से मोलर मास आता है इतने एटम। कहानी खत्म हो गई, ये मोल हो गया। मोल को समझने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, मोल को समझने के लिए जो ज्ञान दिया गया है, क्योंकि मोल्स ऑफ एटम एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, उससे दिमाग में बैठ जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बालक मेरे पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, इसके मोल बता दे। अब बच्चों ने क्या करा बेटा, 28 बाय लगाया फटाफट, 14 कहा जी 2 है, कुछ ने कहा जी 28/28 जी 1 है। इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन पूछने के अंदाज में एक गड़बड़ थी, जिसकी वजह से हम दोनों में से किसी को भी गलत नहीं कह सकते। वो गड़बड़ क्या थी जी, वो गड़बड़ ये थी कि नाइट्रोजन कुछ लोगों ने N ले लिया है और कुछ लोगों ने N2 ले लिया है। और दरअसल नाइट्रोजन एक गैस है, तो नाइट्रोजन को हम N2 भी मान लेते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो एक ये गड़बड़ हो गई। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए फिर हमने दिमाग लगाया, हमने कहा ऐसा करते हैं, एक चीज कहते हैं ग्राम एटम, यानी मोल्स को दो नए नामों से बुला लिया, ग्राम एटम, और एक रख दिया नाम हमने
ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम एटम का मतलब हुआ बच्चे गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, जो मैंने अभी आपको एएमयू से 1 मोल का निकाल के दिखाया, ठीक है, एटॉमिक मास। और इसमें कर लो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं। ये अगर देखा जाए तो ये आपने क्या निकाले, ये मोल नहीं, मोल ही तो निकाला, लेकिन मोल का नाम रख दो, ग्राम एटम्स निकाले हैं। और यहाँ आपने निकाले हैं ग्राम मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर आपने एटॉमिक मास की बात करी है, यहाँ आपने एक तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करी। इस तरीके से ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या चीज कह दी। वो लीस्ट मास में पूछता है या सवाल देता है कि सबसे ज्यादा मास किसका होगा, तो अपने दिमाग में रखना। एएमयू हो गया, ये चीज हो गई। इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो जेई मेंस जो है वो एनसीईआरटी से अपने आप को बिल्ड करता है, बिट सेट जो है वो भी इन सभी कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ऊपर फॉर्म होता है। तो केमिस्ट्री में आपको ये कड़ी जरूर पकड़ में आनी चाहिए कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, और इन्हें कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किस तरीके से एटम कंबाइन हो रहे हैं। भाई पहली बात तो कंबाइन क्यों हो रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए। चलो मान लिया जी, जब कंबाइन होंगे तो कुछ लॉस तो फॉलो करेंगे। जब कंबाइन होंगे, जैसे आप भी दोस्ती करते हो यार, तो आप भी कुछ लॉ फॉलो करते हो, यहाँ पर भी कुछ लॉ फॉलो होंगे। क्या है, कैसे हैं, आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कई बच्चों के मन में रहता है, अच्छा देने वाले साहब थे लेवोइजियर, साइंटिस्ट का नाम बिटसेट के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या नाम है आपका, मेंस में भी पूछ रहे तो कोई बुरा तो नहीं मान जाओगे आपकी, नहीं यार ऐसे हम तो नहीं बता रहे। तो लेवोइजियर साहब ने कहा था कि मास जो है वो कंजर्व है, यानी कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो बराबर हो जाएगा जी आफ्टर द रिएक्शन। कुछ बातों का ध्यान रखना, यहां पर एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, एंड दैट अजम्पशन इज कि रिएक्टेंट पूरी तरीके से रिएक्ट हो गए। वो कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे इसको, फिर आप लिखेंगे जो फॉर्म हुए हैं वो मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट एक्चुअली रिएक्ट्स। जितना रिएक्ट हुआ है ना, वो कोफिशिएंट के हिसाब से, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से, उसी हिसाब से जाएंगे। ये भी आप तय रखें। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे ये एप्लीकेबल है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसकी लिमिटेशन है। वहां पर कुछ मास एनर्जी के अंदर भी चला जाता है, तो वहां पर हम इसको नहीं लगा सकते। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारी लिमिटेशन आ जाती है इसके साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ। लिमिटेशन लिख लेना बेटा, लिमिटेशन भी पूछता है वो कंपटीशंस में।
अगला जो लॉ है बच्चों, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो बच्चों, ये लॉ क्या कहता है, देखो इस आज की क्लास में सब बातें बता रहा हूं मैं। आज की क्लास में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो आज हम बात करने वाले हैं मोल की बात करी है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एएमयू क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसके बाद कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस, और तुम्हारा किस तरीके से कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज, यील्ड, प्योरिटी, इन सब की बात करूंगा क्योंकि दिमाग में रहने हैं। अभी सवाल शुरू हो जाएंगे, फिर आपकी हालत हो जाएगी यार ये क्या चीज़ है, तो वो ये क्या चीज़ है ना आए, इसलिए ये एक प्री रिक्विजिट है बच्चों। ये केमिकल अर्थमेटिक की नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये देने वाले भाई साहब का नाम था जोसेफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट साहब ने कहा, देखो जैसे एक छोटी सी बात है, अभी हम सारे तैयारी करने बैठ गए हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, एक साल फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बैच भी हमने लगा दिया इसी वजह से। लेकिन जो टॉपर होता है ना, किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, उसमें लगभग सेम फीचर्स होते हैं। अब हमारे नीरज साहब ले लीजिए जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, या टॉप के आप क्रिकेटर ले लीजिए, टॉप के आप बॉक्सर ले लीजिए, टॉप के आप रेसलर ले लीजिए, आप वेट लिफ्टर ले लीजिए, शूटर ले लीजिए, क्रिकेटर ले लीजिए, कुछ भी आप ले लें, एक्टर ले लें, पॉलिटिशियन ले लें, टॉप के डॉक्टर, इंजीनियर ले लें, डिफरेंट फील्ड हैं, लेकिन अचीवर के फीचर लगभग वही है। फोकस होगा, मेहनती होगा, जान लगा देगा, पैशनेट होगा, बस। फ्रॉस्ट साहब ने कहा कि भैया, एक आपने कंपाउंड लिया, एक आपने सब्सटेंस लिया, आप उसे किसी भी सोर्स से बनाएं, कैसे भी बनाएं। पानी आप दिल्ली का ले लें, पानी आप नोएडा ले लें, अहमदाबाद ले लें, मुंबई ले लें, आप असम में ले लें, ठीक है, आप अपना कैलकाटा में ले लें, आप चेन्नई में ले लें, कन्याकुमारी ले लें, पानी H2O रहेगा। बनाएं आप कैसे भी, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनाएं, H2 प्लस हाफ O2 से बना लें, या आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करके निकाल लें, है ना, पानी हमेशा H2O है। सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन से निकालो, एक चैंपियन जो होगा उसके अंदर जो फीचर होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप किसी भी सोर्स से बना लीजिए, जैसे कि आप H2 प्लस हाफ O2 से जल बना लीजिए, या आप CH4 प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O, ये लीजिए ज्ञान की बात, यहाँ से भी ले लो, तो ये भी H2O, ये भी H2O, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो है, इसमें भी जो रेशो है वो बराबर रहेगा, चाहे दो डिफरेंट सोर्स से पानी बनाया है। द रेशो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल रिमेन सेम इन अ सब्सटेंस irrespective of the source, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक्चुअली डॉल्टन साहब ने जब ये प्रॉस साहब का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझा, तो उनके दिमाग में आया तो बड़ी कमाल की चीज़ है। कुछ लोग इसके खिलाफ भी हो गए थे। इसकी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर हम देखें तो मिक्सचर जो होते हैं हमारे, वो एक इसका अपवाद हो सकते हैं, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देने वाले थे मिस्टर डॉल्टन। इन्होंने कहा, मान लीजिए दो एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, दो एलिमेंट, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जब भी वो जुड़ते हैं तो उनका रेशो हमने कहा फिक्स रहता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो डिफरेंट है, क्योंकि रेशो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना दिए।
अब उन्होंने कहा कि यार अगर इसमें से किसी एक का मास फिक्स कर दूं तो दूसरे से जैसे वो कंबाइन हो रहा है वो होल नंबर रेशो है। कैसे, जरा देखते हैं। इसका मास लेते हैं जी 14:32, इसका लेते हैं 14:16, इसका लेते हैं बेटा 28:16 ये लो। नाउ एक का मास कांस्टेंट करो, या तो सबका 14 कर दो। क्वेश्चन करते हुए हम 1 ग्राम से भी देखेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं 14 ग्राम जो है वो 32 ग्राम से रिलेट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने से कर रहा है 32/40। यहाँ पर 14 जो है वो 16 से कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने से कर रहा है 16/40। यहाँ 28 जो है वो 80 से कर रहा है ऑक्सीजन के, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने से करेगा 80/28। ये सब निकाल लो और इनका रेशो ले लो। होल नंबर रेशो आएगा तो उसका मतलब ये जो सेट है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। होल नंबर रेशो नहीं आ रहा तो नमस्ते हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना, ये 1 ग्राम से देखा, अगर 14 से देख लेते तो मतलब N2O5 है, NO2 है, 28, 80, 14, 32 फिक्स मास करना है। इसको 28 है, इसको भी 28 कर लो। ये 28 करोगे डबल हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। इसको फिक्स था, हटा दो, 80:64 देखो। आ गया जी होल नंबर रेशियो। यानी ये जो सेट है ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अगर 2 एलिमेंट ऐसा कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन 3 कर रहे हैं। यानी आप ले लीजिए और ये आप आज ट्राई करेंगे H2O, H2S, SO2, ये सेट ले लो। अब H का 1 ग्राम इससे कितना और इससे कितना, ये देख लो। यहां से जो रेशो आएगा वो यहाँ वाले रेशो के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, या होल नंबर रेशो आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चेक कर लो। ये अगर हम चेक कर लेते हैं तो ये आता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड दिस वाज गिवन बाय मिस्टर रिचटर। ये आपके सारे बेसिक आज मैं रिव्यू करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर जब मैं इसको अप्लाई कराने बैठ जाऊंगा वेडनेसडे को तो आपके माइंड में रहे यार कि हाँ ये इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। पूरे बेसिक्स से उठाया बेटा, AMU से उठा लिया, और क्या लेंगे। अब मत कहना कि सर जो है, तो वक्त तो पूरा देना पड़ेगा ना, इस वीडियो को भी देखने के लिए वक्त देना पड़ेगा। यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। बच्चों, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, हम जनरली बात करते हैं तो क्या होता है। आइए परसेंटेज की कहानी देखते हैं। परसेंटेज बाय मास जब देख रहे हो यानी बेसिकली मास बाय मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है x ग्राम इन 100 ग्राम, यानी पार्ट्स पर 100 देख रहे हो। कभी सोचा है बच्चों मैथ्स में या किसी भी जगह देखो, आइए जरा आनंद लेते हैं इसका। मान लेते हैं 40 लेट से ग्राम में ले लेते हैं, आज मास की बात करें ना, ग्राम बाय ग्राम। तो 40 ग्राम मेरे पास कोई भी एक सॉल्यूशन था। आप करते नहीं थे 9th में, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम सॉल्यूशन था, उसमें 12 ग्राम लेट से सॉल्यूट था। ध्यान से देखना, एक बड़ी कमाल की बात समझ में आएगी, इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो बेटा 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना था 12/40 था या नहीं था, 1 ग्राम में यही होगा। चले जी बहुत बढ़िया है। 100 पार्ट्स में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना होगा
12/40 इंटू 100। सर ये तो परसेंटेज निकालते हैं। हाँ जी, परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स बाय 100। तो ये 100 में निकाल रहे हैं, इसलिए ये पार्ट्स बाय 100 है। कुछ समझ में आ रहा गेम? अगर 1000 में निकालेंगे तो पार्ट्स बाय 1000 हो जाएगा। अगर मिलियन में निकालेंगे तो पार्ट्स बाय मिलियन हो जाएगा। अगर बिलियन में निकालेंगे तो पार्ट्स बाय बिलियन हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई नॉर्मल जो परसेंटेज निकालते हो वो क्या होती है? पार्ट्स पर 100। तो एक पार्ट में इतना था, यूनिटरी मेथड से निकालते हो, 100 पार्ट में इतना था, दैट इज द परसेंटेज, इसको आप पार्ट बाय 100 कहते हो। पार्ट्स बाय मिलियन क्या है, पार्ट्स बाय बिलियन क्या है, यही है बस, खत्म। जो मर्जी बोल दे, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। ये ध्यान रखना। इसके बाद ये तो चलो बहुत सिंपल हुआ, पार्ट्स बाय 100 है ना। ये मास बाय मास था, मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा तो क्या करोगे? मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, यानी x ग्राम इन 100 ml कर दोगे, खत्म कहानी। ज्यादा बड़ा सोचने की बात ही नहीं, x बाय 100 ml कर दोगे। देखो जरा, मास बाय वॉल्यूम x ग्राम इन 100 ml। डन है बालक? स्ट्रेंथ क्या होती है? कुछ नहीं जी। स्ट्रेंथ एक कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है जिसकी हम बात करते हैं अगर, तो होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इन लीटर, डिनोटेड बाय S। एक चीज ध्यान दो, ये भी गिवन वैल्यू है, इवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी गिवन। स्ट्रेंथ का एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये गिवन वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर गिवन वैल्यूज को सिमिलर करता जाऊं, सेम करता जाऊं, तो उनकी कंसंट्रेशन सेम होती जाएगी। इससे उनके यूनिक होने का मुझे पता नहीं लगता। इनको यूनिक कैसे करें? कुछ नहीं भैया, यूनिक करने के लिए क्या कर सकते हो? अरे भैया क्या हो गया यूनिक? ठीक चल रहा है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मोलर मास से डिवाइड कर लेते हैं भैया, काम खत्म। कर लो भैया। बाकी मामला सेम रखा। ये क्या आ गया बेटा? मोलरिटी। ये क्या हो गया? मोल्स। O3। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान से देखो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज मोलरिटी। और मोल्स निकालने को आ जाएंगे, विल अप्लाई दिस। डन। मोलरिटी की एक खास समस्या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इसी वजह से हम क्या लगाएंगे अब? मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। हम सब जानते हैं मोलैरिटी कैपिटल M, ये स्मॉल m। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, अब मैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट को या अमाउंट ऑफ सोल्यूट को A से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इजी रहेगा। अपॉन मोलर मास 1 अपॉन B। A इज व्हाट? गिवन मास ऑफ सोल्यूट। B इज व्हाट? ये ग्राम में लेना है। गिवन मास ऑफ सोल्यूट पर केजी, सॉल्यूट कह रहा हूं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट ऊपर हो गया। यानी अब आप क्या कर रहे हैं? आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम से बात नहीं कर रहे। वॉल्यूम बच्चों क्यों नहीं कर रहे? टेम्परेचर जब वेरिएबल होता है ना, तो वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है। चार्ल्स अंकल का लॉ तो बताइए। तो अगर टेम्परेचर वेरी कर गया तो वॉल्यूम वेरी कर गया, वॉल्यूम वेरी कर गया, मेरी मोलैरिटी वेरी कर गई, मोलैरिटी वेरी कर गई, तो भैया यूनिट कैसे लूंगा इसको? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसको फिर यूनिट कैसे मान सकता हूँ? ये तो गड़बड़ हो गई।
क्लियर है? तो मोलैलिटी की तरफ चले, तो मोलैलिटी उन रिएक्शन में लगेगी, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो यानी मोल हुआ, तो मोलैलिटी कैसे कह सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है जी? यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो यार टेम्परेचर के वेरिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है चैप्टर 12 में चैप्टर था सॉल्यूशन, वहां पर आता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उन दोनों में हम मोलैलिटी यूज करते हैं कि वहां दोनों में टेम्परेचर वेरिएबल था, तो वी कैन नॉट यूज मोलैलिटी और फॉर से नॉर्मेलिटी। क्लियर है? नॉर्मेलिटी की जब बात करते हैं बच्चों, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने वैसे इस चैनल पे अच्छा खासा समझा रखा है, और तुम्हें इस लेवल पे आना चाहिए, नहीं भी आता है तो मुझे बताना। इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि वाइडनेस जैसे पहले वी नीड टू वाइंड अप, कुछ भी ऐसा नहीं हो अर्थमेटिक, केमिकल अर्थमेटिक में जो आपको नहीं आता हो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। सारे जो जेई में, मेंस में, एडवांस में और ये क्वेश्चंस आए हैं, इसके अलावा जो मैंने आपके लिए सोचे हैं वो सारे मैं डिस्कस करूँगा। डिस्कस मतलब मैं सॉल्व करूँगा आपके साथ यहाँ बैठ के इस वीडियो के अंदर, और आप लोग भी सॉल्व करेंगे, फिर उसका असाइनमेंट करेंगे, तो आपको हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका आइडिया हो जाएगा। जितने भी टाइप के बनते हैं सारे प्रॉब्लम मैं आपको करा दूँ, तो आपको उससे पहले आइडिया होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया बच्चे ये। अब एक चीज़ सोचना बड़े ध्यान से, मोलैरिटी में आपने अभी क्या लिखा, थोड़ा पीछे चलते हैं पेज पे, आपको समझाते हैं। यहाँ आपने मोलर मास लिया है। ओहो, मैंने आपको बताया था अभी ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट, ये रहा। तो व्हाट वी कैन से, मोलैरिटी में अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अगर एटॉमिक मास हुआ तो इसे ग्राम एटम कह देंगे। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ग्राम एटम पर लीटर। अगर यहाँ मॉलिक्यूलर मास हुआ तो ग्राम मॉलिक्यूल कह देंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। तो अगर नीचे एटॉमिक मास था तो ग्राम एटम, अगर नीचे मॉलिक्यूलर मास था तो ग्राम मॉलिक्यूल, और नीचे इक्विवेलेंट मास है तो ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें क्या दिक्कत है? एक तरह से मोल के भाई हुए भी, जैसे ग्राम एटम भी मोल था, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल था, ग्राम इक्विवेलेंट भी उसी का तो भाई बंद हुआ। फर्क क्या है? बस खाली उसी तरीके से सेट करा। तो नॉर्मेलिटी, और अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम एमएल में होगा तो ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, अगर मोलैरिटी में वॉल्यूम एमएल में होगा तो मिली मोल हो जाएंगे। बल्ले बल्ले, परेशानी की बात नहीं। दिस इज योर कंसंट्रेशन टर्म्स की जो हम बात करते हैं। फिर मोल फ्रैक्शन है वो हम अच्छे से जानते हैं। इसमें बेटा मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वो भी देखो। मोल जिसका मोल दे रखा है, मतलब इसका निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल, वो फ्रैक्शन है। यहां पर अब गेम आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जिस भी इक्वेशन में निकालना हो वहां पर एक काम करना, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर भी पूरा सेशन ले रखा है, लेकिन जो आप ट्रिक देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लेस देन द डिजायर्ड अमाउंट। एक अभी मैं मोल के हिसाब से समझाऊंगा। जैसे मान लो मैं आपको कह देता हूँ मेरे पास 3 मोल्स H2 है, एंड लेट्स से 1 मोल O2 है। पानी कितना बनेगा भाई? H2 प्लस हाफ O2 H2O के लिए चाहिए, एक के लिए आधा चाहिए, 3 के लिए 1.5 चाहिए थे, 3 के लिए 1.5 मोल चाहिए थे, 3 के लिए 1.5 मोल चाहिए थे, 1.5 मोल से कम है, 1 मोल गिवन है, इसका मतलब लिमिटिंग कौन है? O2, और इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। इसको निकालने का एक छोटा सा ट्रिक भी होता है। देखो यहाँ पर जितने मोल दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं,
चाहिए होता है 1, जितने दे रखे हैं अपॉन जितने चाहिए होता है। यहाँ दे रखे हैं 1 अपॉन हो गया हाफ, जिसके मोल कम आ जाए वो लिमिटिंग है। ऐसा खेल देखो, मान लो अगर आपको देता है ये क्या भला 3 मोल्स ऑफ H2 और आपसे कहता है कि आपके पास 1.5 मोल ऑफ O2 है। अब क्या करेंगे आप, देखें भैया, अब लिमिटिंग कौन है कैसे पता लगाएंगे। रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 गोज टू H2, कोफिशिएंट इसका 1, इसका हाफ, इसके मोल गिवन है 3 तो 3/1, इसके मोल गिवन है 1.5 तो 1.5 अपॉन 0.5, इसका भी आया 3, इसका भी आया 3, बराबर हो गए। कोई लिमिटिंग नहीं है भैया इसमें, कोई लिमिटिंग नहीं है, जितना चाहिए था उतना दे रखा है। ऐसे ही अब आएगा परसेंटेज प्योरिटी, और प्योरिटी वाले सवाल होते हैं, गैसेस लॉ कैसे लगता है, इडियोमेट्री क्या होती है, इन सब के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे, H2SO4 की बात करते हैं, ओलियम की बात करते हैं, लेबलिंग ऑफ ओलियम इसके अंदर आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर इसके अंदर आता है, आइडोमेट्री आईडीमेट्री आता है। ये सब हमें कल तक खत्म करना है। परसों हम स्टोइशियोमेट्री के कुछ सवाल की बात करेंगे। पहला सेशन जो आ रहा है जो कि 1.5-2 घंटे का सेशन, मैंने कहा ना वेडनेसडे फ्राइडे लंबे सेशन है आपके, तो उसमें ऐसे ही आना है। संकल्प बैच संघर्ष बैच जो आपका है ऐप के ऊपर इस वीडियो के आने के साथ ही ये लाइव हो जाएगा। तो बच्चों प्रीलिम्स चल रहे हैं, एक तरह से ऐप भी आपकी लाइव आज वीडियो के साथ कर दूंगा मैं, कि एक वीडियो चाहिए था ऐप में ना, इसके साथ एक कोर्स कंटेंट चाहिए होता है, तो ये वाला वीडियो आ जाएगा। उसके साथ अब हम बात करेंगे, और एक क्वेश्चन आपको देखना है जो मैं कल यहाँ से शुरू कर लूँगा, जेई एडवांस में आया हुआ है। अ फिक्स्ड मास ऑफ FeO and Fe3O4 is heated and gains 5% of its weight. A mixture of fixed mass of FeO and Fe3O4 is heated and gained 5% in weight. So you have to tell me the composition of the mixture. क्वेश्चन वैसे PDF फाइल वो अपना उसकी तरह आएंगे सॉल्व करने के लिए, अभी मैंने खाली आपको बताया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझ में आया क्वेश्चन भाई। FeO प्लस Fe3O4 का एक मिक्सचर था, उसे हीट किया, 5% वेट गेन हो गया इसका। कंपोजिशन और मिक्सचर बताओ। इसी के साथ अगला वीडियो भी आने वाला है। देखो कल से पहले परसों से पहले कुछ वीडियो आ जाएंगे, इसमें सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। कुछ और अर्थमेटिक में जानना चाहते हो, कई बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में दिक्कत होती है, वो भी लूँगा मैं। और वो जेई एडवांस में 2 बार आ गया क्वेश्चन, आप देखो तो 12 से 14-15 के बीच में आया हुआ है वो। ठीक है, तो ये करते हैं बच्चों। तो ये प्रीलिम सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, संघर्ष हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भी पूरी मेहनत करूंगा, आप भी करिए, आनंद लेंगे, पूरे सब्जेक्ट के अंदर पूरा कवर करेंगे। तो आज के अंदर हमने देखा AMU से लेकर हमने सारा पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ये पूरी PDF फाइल आपको ऐप पे इस वीडियो के साथ मिल जाएगी। चलो मिलते हैं फिर।